पहले आता है सबसे पहले सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है आखिर? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम को मिलाकर के, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के जो सेट बना दिया जाता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। प्रोग्राम्स क्या होता है? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जब दी जाती हैं किसी को करने के लिए तो वो जो है प्रोग्राम कहलाती हैं। ठीक है। यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर के एक प्रोग्राम बनाया जाता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे MS ऑफिस है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है। तो ये सब उसके प्रोग्राम्स हैं। और जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है MS ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। अगला इसमें आता है जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली आर कैटेगराइज्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर जो है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज ओनली यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो इसमें डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि केवल कंप्यूटर द्वारा यूज किया जा सकते हैं, हम लोग यूज नहीं करते। केवल जिनको कंप्यूटर यूज कर सकता है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को बताता है, डायरेक्शन देता है उसको कि क्या करना है उसको, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है ना। तो उसको बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है कोई भी चीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी लोग जानते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस करता है हमारे और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है। हमारे और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सीधी सी बात है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा रन नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, क्योंकि हम हार्डवेयर बटन ऑन करते हैं और कंप्यूटर चालू हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? तो वो तभी चालू हो सकता है जब जो है उसमें कोई ऐसी चीज हो जो उसको ऑपरेट कर रही हो, हार्डवेयर के संग वर्क कर रही हो, हार्डवेयर को चला रही हो। ठीक है ना। अब इन जनरल सेंस में तुम ये देख लो कि पंखा लगा होता है, पंखे के लिए ऑपरेट करने के लिए बटन होता है। अगर बटन ना हो तो हम पंखा कैसे चला पाएंगे? तो उसी तरह से इसमें सब कुछ है, पावर जा रही है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उसको चला सके, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए कई सारे, जैसे डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, सोलारिस और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने वही चीज बताई जो मैं भी तुम्हें बता रहा था, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? इट ऑपरेट्स, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है और बहुत सारी एप्लीकेशन जो उस कंप्यूटर में है उनको एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। इट ऑल्सो अलाउज द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। और इसका काम ये भी है, इट अलाउज द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन रिसोर्सेज, यानी कि जो इसके संग रिसोर्सेज लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह जो हमने जोड़ रखे हैं इसके बाद, उनको मैनेज करने का काम भी यही करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वेरियस सिस्टम हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम टू यूजर और प्रोग्राम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनके सभी चीजों को, वेरियस सिस्टम्स को, हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर का हो, तो उनको सबको मैनेज करता है और जिस तरह की यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की उसको एलोकेट करता है वो रिसोर्स। ठीक है ना। जैसे हमने MS वर्ड खोला मान लो,
तो हमें उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये एमएस वर्ड खोलना चाहते हैं, तो उसने हमें एमएस वर्ड खोलने के लिए एलोकेट किया, प्रोवाइड किया, हमें रिसोर्स प्रोवाइड किए उसके लिए। ठीक है, अब अगला आता है इसमें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज वैरायटी ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म। सम ऑफ प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉडली आउटलाइंड एज। कुछ फंक्शंस हैं इसके जो बताए गए हैं उन्होंने। जैसे पहला फंक्शन है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, दिस डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू जो होता है उसके साथ डील करना प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की चिंता करता है, टेक केयर करता है ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम, यानी कि किसी को प्रोसेस को, डिफरेंट जो प्रोसेस चल रही है उनको सीपीयू टाइम देना होता है। भाई मान लो तुमने बहुत सारी एप्लीकेशन चला रखी है एक साथ, जैसे मैं जूम भी चला रहा हूँ, उसमें स्क्रीन शेयर करके मैंने ये भी खोल रखा है। अगर मैं चाहता तो कुछ और वो इसमें स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, या कहीं और मैं इंटरनेट खोल रखा होता, मैंने कुछ डाउनलोड करा, तो कई सारी प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब एक साथ कई सारी प्रोसेस चलती हैं तो उनके लिए जो सीपीयू है, सीपीयू तो एक ही हमारे अंदर कंप्यूटर में, वही प्रोसेस कर रहा है इन सब चीजों को। तो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू का टाइम होता है उसको डिवाइडेड कर देता है, ठीक है ना, अलॉटमेंट कर देता है कि इस प्रोसेस को इतना स्पीड चाहिए, इस प्रोसेस को इतनी स्पीड चाहिए, इस प्रोसेस को इतनी स्पीड चाहिए। तो स्पीड के हिसाब से उनका सीपीयू को टाइम डिफाइड कर देता है कि ये प्रोसेस 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, ये प्रोसेस 10 मिनट तक चलेगी, तो उतना बराबर सीपीयू को उनको प्रोसेसिंग को चलती रहती है। अगर किसी का भी सीपीयू टाइम खत्म हो जाएगा तो वो प्रोसेस वहीं बंद हो जाएगी। कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्रोसेस खोलना है तो इंटरनेट पर हम कोई चीज खोलते हैं तो स्लो हो जाती है, या कभी यूट्यूब पे पिक्चर चलाते हैं तो बफरिंग होती है। तो उसका कारण यही होता है कि उसका सीपीयू का जो टाइम है वो आउट हो चुका है, और ज्यादा देर बफरिंग होने के बाद वो बंद भी हो जाता है। ठीक है ना, इसको शेड्यूलिंग कहते हैं। जो सीपीयू का टाइम डिवाइड करने की जो टेक्निक है उसको शेड्यूलिंग कहलाती है। अब शेड्यूलिंग भी दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और दूसरी होती है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। पहली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको सीपीयू टाइम पहले दे दिया जाएगा, और जिस टास्क की प्रायोरिटी कम होगी उसको सीपीयू टाइम बाद में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई टास्क ऐसी आएगी, ये करना है हमें, मान लो हमें कोई इंटरनेट से डाउनलोड चीज करनी है, वो हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें वो इंटरनेट के लिए पहले समय दे देगा और बाद बाकी चीजों को रोक देगा। ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी पर है ये, तो हमें जो काम ज्यादा टाइम करना है तो वो हमें सीपीयू टाइम उसके लिए ज्यादा मिल जाएगा, बाद बाकी चीजों को जो लोअर प्रायोरिटी है उसके बाद टाइम देगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आती है दूसरी। अब इसमें क्या कहते हैं, टाइम, इसको टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम होते हैं, मान लो तुमने 4 टास्क चला रखी हैं, ठीक है ना, तो उन टास्क के लिए वो एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने चला रखी है 4 प्रोसेस, ठीक है, 4 प्रोसेस के लिए उसने 10-10 सेकंड का टाइम दिया, मान लो सपोज। अब उसने क्या किया कि पहली वाली जॉब चलाई जो पहले आई थी, ठीक है, उसको 10 सेकंड में वो खत्म हो गई, बाहर निकल गई। अगली वाली आई, दूसरी वाली, फिर उसने उसको 10 सेकंड का टाइम दिया, फिर तीसरी वाली को, फिर चौथी वाली को, यानी कि इनको 10-10 सेकंड का टाइम देगा। अब अगर इनमें से मान लो नंबर 2 की जो पहली वाली गई, उसे 10 सेकंड ही चाहिए था, 10 सेकंड मिल गया उसे, उसका काम खत्म हो गया, वो एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद वो बंद हो गई। अब दूसरी वाली प्रोसेस आई, उसको चाहिए मान लो 30 सेकंड, लेकिन उसको टाइम 10 सेकंड ही मिलेगा क्योंकि टाइम उसने डिसाइड कर रखा है। तो उसको टाइम मिला 10 सेकंड, और 10 सेकंड बाद वो दोबारा से वेटिंग क्यू में लग जाएगी, चौथे के बाद आकर के, यानी फोर्थ शेड्यूलिंग होगी, उसके बाद आके लग जाएगी वो, फिर उसको 10 सेकंड मिलेगा दोबारा से। लेकिन ये शेड्यूलिंग का काम इतनी जल्दी होता है उसमें कि पता नहीं चलता है हमको। हम 4 प्रोसेस चलाते हैं, उनमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग चलती है, तो वो अपने हिसाब से हमारे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दे देता है हमको, उन प्रोसेस को। इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये सब काम, लेकिन वो इतना फास्ट होता है
कि कंप्यूटर फास्ट होने की वजह से हम लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है ना, कि कब वो वेटिंग में लग गई, कब वो उसमें लग गई। कभी कभी ऐसा होता है किसी को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और वो बार बार वेटिंग में लग रही है, तो मैंने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लेट खुलती हैं। उनका कारण यही होता है कि जितना उसने फिक्स टाइम दे रखा है उस टाइम में वो चीजें नहीं खुल पा रही, तो इसलिए उनको और टाइम चाहिए, तो वेटिंग में लग जाती है, दोबारा खुल लेंगे। वो कब होगा है ज्यादातर जब एक से ज्यादा तुमने चीजें खोल रखी हैं। अगर एक चीज खोल रखी होगी तो वो जल्दी खुल जाएगी, ठीक है ना। दिस शेड्यूलिंग टेक्निक इम्प्रूव द रेस्पॉन्स टाइम एंड प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव एनवायरमेंट। ये शेड्यूलिंग जो है वो टेक्निक इम्प्रूव करती है रेस्पॉन्स टाइम का। ये वाली टेक्निक जो है वो रेस्पॉन्स टाइम जो होता है उसका वो इम्प्रूव कर देती है, यानी कंप्यूटर जो रेस्पॉन्स करता है हमको दिखाने वाली चीज है, जो उसकी आउटपुट है उसका वो फास्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। पहला था प्रोसेसर मैनेजमेंट, अब दूसरा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर एंड द अटैच्ड डिवाइस and maintain a balance between them and the CPU. This is all the major important because CPU processing speed is much higher than the input-output device. ये कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के संग एंड द अटैचेड डिवाइसेस, जो से अटैच डिवाइसेस, और उनके बीच में बैलेंस लगाता है, उनको मेंटेन भी करता है। सीपीयू और जो अदर हार्डवेयर डिवाइसेस से अटैच है जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह है, और सीपीयू है, तो उनके बीच में बैलेंस बनाता है मेंटेन करते हुए इन डिवाइसों को, ठीक है ना। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सीपीयू की स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस से बहुत ज्यादा होती है। अगर उनको मेंटेन नहीं किया जाएगा तो वो उल्टा सीधा काम हुआ सब, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द सीपीयू टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉयज टू टेक्निक्स, एक तो बफरिंग एंड स्पूलिंग। ये कह रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने दो टेक्निक्स दे रखी है। एक तो दे रखी है बफरिंग और एक दे रखी है स्पूलिंग, ठीक है। तो पहली बफरिंग बताते हैं क्या होती है। बफरिंग का मतलब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि जैसे कभी कभी हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो उस पर बफरिंग होने लगता है, पहिया सा घूमने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बफरिंग। तो द मेन मेमोरी हैज एन एरिया कॉल्ड बफर that is used to store or hold the data temporarily that is being transmitted either between two devices or between a device or an application। ये कह रहे हैं कि मेन मेमोरी में एक एरिया होता है, जो हमारी मेन मेमोरी है यानी रैम में, जिसको कि हम बफर कहते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वहां पर बफर, दैट इज यूज टू होल्ड द डेटा टेम्परेरीली, जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। और वो कब तक करता है? जब तक कि वो तुम्हारा डेटा ट्रांसमिट ना हो जाए किसी अदर डिवाइस पर, ठीक है। वो तब तक वहां पर बफर बना करके वहां पर डेटा स्टोर करेगा टेम्परेरीली। बफरिंग इज एन एक्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली इन द बफर। और जो बफरिंग होती है उस प्रोसेस को बफरिंग कहते हैं, यानी कि जो डेटा हमारा बफर में स्टोर हो रहा है उसको हम बफरिंग कहते हैं। It helps in matching the transmission in slower than the receiver। ये कह रहे हैं कि ये अगर स्पीड जो है सेंडर की स्लोअर है रिसीवर से तो फिर बफर बनेगा, ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ सेंडर ट्रांसमिशन यानी भेजने वाले की स्पीड रिसीव करने वाले से कम है, देन ए बफर इज क्रिएटेड इन मेमोरी ऑफ द रिसीवर। हमारी जो मेन यानी रिसीवर की मेन मेमोरी में बफर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो यूट्यूब पे हम कोई अपनी फाइल चलाते हैं, ठीक है, तो जब हम यूट्यूब पे अपनी फाइल चलाते हैं तो वो सेंडर कहलाता है यूट्यूब, हम रिसीवर कहलाते हैं। अगर हमारी स्पीड स्लो होती है, ज्यादातर है यूट्यूब की स्पीड फास्ट होती है बहुत, तो जैसे हमने कोई वीडियो चलाई तो उस पूरी वीडियो को वो हमारी बफर में ला करके स्टोर कर देता है, यानी हमारी मेन मेमोरी में डाल देता है। अब जब हमारी और उसकी स्पीड मैच हो जाती है, ठीक है ना, जैसे हमारी और उसकी बाइट सेम मतलब सेम हो गई, तो फिर वो उसको चलाना शुरू कर देगा बफर से, यानी मेन मेमोरी से हमको दिखाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैच हुई और बीच में फिर उसने बढ़ गई स्पीड, तो बफर में ऑटोमेटिकली स्टोर है, तो बफरिंग करने लगता है, यानी जितना करता है
जितना तुम्हें दिखा दिया उसके बाद उसने डिलीट कर दिया, फिर दोबारा से बफर बना दिया। ठीक है ना, तो ये बफरिंग कहलाती है। यानी बफरिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, टू स्टोर डेटा टेम्परेरी इन द बफर। और बफर क्या होता है? बफर इज एरिया टेम्परेरी स्टोर एरिया, ठीक है ना, इन द मेन मेमोरी। ये कह सकते हो कि मेन मेमोरी में एक ऐसा एरिया जिसमें कि हम अपने डेटा को सेव कर सकते, डेटा सेव होता है इसमें टेम्परेरीली। कब तक के लिए? जब तक कि कोई दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफर ना हो जाए। अब दूसरी आती है स्पूलिंग। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, स्पूलिंग कहलाता है। ये spool is similar to buffer as it holds the job for a device until the device is ready to accept the job. स्पूल भी एक बफर की तरह से ही होता है, ठीक है ना, ये भी जॉब को होल्ड करता है जब तक कि डिवाइस उस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो जाए, तब तक के लिए। इट कंसीडर डिस्क एज ए ह्यूज बफर दैट कैन स्टोर एज मेनी जॉब्स और फॉर द डिवाइस टिल द आउटपुट डिवाइसेज आर रेडी टू एक्सेप्ट देम। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्क पे बनाता है, इसका जो बफर होता है वो डिस्क पे बनाता है, यानी हार्ड डिस्क पे, ठीक है ना, और उस पर एक साथ कई सारी जॉब्स को स्टोर कर लेता है। और वो जब तक स्टोर करता है जबकि आउटपुट डिवाइस जो है एक्सेप्ट करने के लिए हमारी तैयार ना हो जाए। जैसे मान लो कोई हमारे बहुत सारे प्रिंटर, मान लो एक प्रिंटर लगा हुआ है और कहीं पर नेटवर्किंग है, ठीक है, मान लो कहीं 20 कंप्यूटर रखे हुए नेटवर्किंग में और प्रिंटर लगा हुआ है केवल एक, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? और मान लो उस समय एक कंडीशन ऐसी आती है कि 10 लोग एक साथ प्रिंट देना चाहते हैं। अब प्रिंटर एक, ठीक है, 10 लोग एक साथ प्रिंट कैसे देंगे? तो उसमें क्या करता है, वो दसों की जो टाइम होता, दसों को जो देने का टाइम होता है वो उनकी जॉब जो है वहां पर सेव कर देता है डिस्क पे। ठीक है, उन सबको वो सेव कर देता है और उसके बाद जैसे ही उनको टाइम मिलता है, जैसे इसको सीपीयू प्रोसेसिंग का टाइम मिलता है, तो वो एक एक करके उनकी प्रिंट करता चला जाता है। ठीक है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, सीपीयू की प्रोसेसिंग फास्ट होती है। अगर दसों ने एक साथ दे दिया तो प्रिंटर हमारा रुक जाएगा। ठीक है ना, तो वो इसलिए क्या करता है, उन दसों लोगों को जो उन्होंने प्रोसेस किया है कि भाई हमें को प्रिंट चाहिए, तो उनको लाइन से डिस्क पे स्टोर कर देता है और फिर जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता चला जाता है वो धीमे धीमे करके एक एक प्रिंटर को प्रिंट करता जाता है। ठीक है ना, अब इसमें इंडिविजुअल यूजर को वेट करना पड़ता है अलग अलग। बात समझ में आ गई? जो बफरिंग होता है वो जनरली नेट पे चलता है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ज्यादातर कंप्यूटर में बफरिंग होती है। स्पूलिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसी चीज में है कि जहां पर एक ही रिसोर्सेज को एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर वो स्पूलिंग बनाता है। जहां पर हम इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, ऐसी जगह पर। ठीक है, तीसरा आता है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है यानी कि मेमोरी को मैनेज करना। इन कंप्यूटर बोथ द सीपीयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इंटरेक्ट विद द मेमोरी। भाई हम सभी को मेमोरी से ही इंटरेक्ट करना होता है, सीपीयू को भी इंटरेक्ट मेमोरी से ही करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इंटरेक्ट मेमोरी से करेगी। ठीक है ना, भाई सीपीयू प्रोसेस करके उसको कहाँ सेव करेगा? मेमोरी में। इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको कहाँ स्टोर करेगी? मेमोरी में। तो मेमोरी इज द मेन टर्म। मेमोरी जो है मेन टर्म होता है। When a program needs to be execute, it is loaded onto the main memory till the execution is complete. ठीक है ना, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में आता है। जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती वो तब तक मेन मेमोरी में रहता है। देयर आफ्टर दैट मेमोरी स्पेस इज फ्री एंड इज अवेलेबल टू अदर प्रोग्राम। उसके बाद वो स्पेस जो है मेमोरी में जो होता है वो फ्री हो जाता है एंड दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाता है, अदर प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। द कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दो होती हैं, एक तो पार्टीशनिंग होती है एंड वर्चुअल मेमोरी। दो मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं, पार्टीशनिंग और वर्चुअल मेमोरी।
यानी पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है कि टोटल मेमोरी जो है हमारी डिवाइड हो जाती है वेरियस पार्ट्स में ऑफ डिफरेंट साइज, यानी डिफरेंट साइज के वेरियस पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट होल्ड्स टू एकोमोडेट द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन द मेमोरी। ठीक है ना, वो पार्टीशन फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे रैम है, अब मान लो हम 4 प्रोग्राम चला रहे हैं तो उन चारों के लिए अलग अलग मेमोरी चाहिए, तो रैम क्या, मेमोरी क्या करती है, उनको 4 पार्टों में डिवाइड कर सकती है कि इसके लिए इतना पार्ट देना है, इसके लिए इस प्रोसेस के लिए इतना पार्ट देना है, इस प्रोसेस के लिए इतना देना है, कोई गाने चला रहा है तो उसके लिए इतना पार्ट देना है, कोई वीडियो चला रहा है तो उसके लिए इतना पार्ट देना है। ठीक है ना, कोई एमएस वर्ड पर काम करना है तो कोई इतना टाइम देना है। तो उनको सबके लिए साइज डिसाइड करती है, वो साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, फिक्स भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, तो ये पार्टीशनिंग कहलाती है, क्योंकि एक मेमोरी में बहुत सारी चीजें आनी है तो उनको डिफरेंट साइज में ही आ सकती हैं, वो डिफरेंट वेरियस पार्टीशंस में ही आ सकती हैं। ठीक है, दूसरा होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम which uses hardware and software to allow a computer to compensate for physical storage। ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी कैपेबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की which uses hardware and software, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करता है टू अलाउ ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर को अलाउ करता है टू कंपनसेट फॉर फिजिकल मेमोरी शॉर्टेज। अगर आपके पास फिजिकल मेमोरी शॉर्टेज है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि एक वर्चुअल मेमोरी टाइप की क्रिएट कर देता है जिसका हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ डेटा को ट्रांसफर कर देता है रैम से डिस्क स्टोरेज में, यानी कि वर्चुअल मेमोरी टाइप में। जैसे अगर मान लो तुम्हारी हार्ड डिस्क होती है, तो अगर तुम्हें ज्यादा की जरूरत है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करता है कि तुम्हारी रैम से डेटा उठा करके वो डिस्क में स्टोर कर देगा। तो इससे क्या होगा कि वर्चुअल मेमोरी बन जाती है वहां पर, और वो बाद में जब रैम की आवश्यकता होगी तो रैम में पहुंच जाएगी और वहां से फ्री हो जाएगी।